आज हम लोग शुरुआत करेंगे आईएएस के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए मॉडर्न इंडिया, क्या आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम देखें कि आधुनिक भारत में सिलेबस क्या है। तो देखो, दो पार्ट है इसका। एक कहलाता है पूर्व आधुनिक काल, पूर्व आधुनिक काल। इसमें हम लोग 1757 से लेकर 1856 का हिस्सा पढ़ेंगे और एक हिस्सा कहलाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल ये 1857 से लेकर 1947, ये दो हिस्सा है किसका, मॉडर्न इंडिया का। और बेहतर रूप से तुम लोग जानते हो, बहुत उपयोगी है ये हिस्ट्री का पार्ट, क्योंकि जीएस प्री, जीएस मेंस और ऑप्शनल तो अपना है ही है। तो जीएस के व्यू से, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, सब में ये अत्यधिक जरूरी है। अब देख बेटा, इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो आप बेहतर ढंग से जान रहे हैं। हमें बंगाल, पेशवा और मैसूर, पंजाब, ये सब हिस्सा पढ़ना है। और इसमें जो आप देख रहे हो, इसमें सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन, दूसरा हिस्सा जो है 1857 का विद्रोह, फिर कांग्रेस का जन्म, फिर राष्ट्रवाद में आपको उदारवाद, उग्रवाद, क्रांतिकारी और गांधीवाद, और फिर प्रशासनिक इतिहास। ये सारी चीज आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये तुम्हारे पास मॉडर्न इंडिया का क्या है, सिलेबस है। आप सब लोग भी इससे भिज्ञ होंगे, सारी जानकारी आप लोगों के पास होगी, नहीं है तो मिल ही रही है। और इसके लिए आप जो है, जो पुस्तक आपको देखना है, वो पुस्तक कौन सा है। सबसे पहले तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, 12वीं क्लास वाली, बिपिन चंद्रा वाली, वो लेंगे। दूसरी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम, बिपिन चंद्रा और वरुण डे का लेंगे। और तीसरी पुस्तक जरूर लेंगे, आधुनिक भारत, बीएल ग्रोवर। ये तीन पुस्तक रखना अनिवार्य है।
बाकी के लिए मैं हूं। हालांकि जरूरत ये भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप चूंकि ऑप्शनल के बच्चे हैं तो एक मिनिमम 3-4 पुस्तक का टेक्स्ट बुक जो है वो रिक्वायर होता है, उसे आपको रखना अनिवार्य है। ठीक है बेटा। अब देखो, ये सीधा आप देख रहे हो हिस्ट्री का 2 हिस्सा है। यदि एक मोटे तौर पे हम समझें तो ये हिस्सा हुआ कि अंग्रेजों ने हम पर कब्जा कैसे किया, और एक हिस्सा हुआ कि हमने अंग्रेजों को कैसे भारत से भगाया। तो ये 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा कि अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कैसे किया, और दूसरा हिस्सा कि हमने उनको यहां से कैसे भगाया। ये 2 हिस्से को पढ़ना मॉडर्न इंडिया खत्म हो गया। लेकिन मॉडर्न इंडिया को पढ़ने से पहले कई बुनियादी चीजों के समझ को विकसित करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। वो काम आज आपको करना होगा, सीखना होगा कि हम इसमें क्या क्या बुनियादी चीज सीखें। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मॉडर्न इंडिया इट मीन्स ये यूरोपियंस का इतिहास है। तो आपके सामने एक यक्ष प्रश्न आता है, और वो यक्ष प्रश्न ये आता है कि भाई अंग्रेज या अन्य यूरोपियन भारत में क्या करने आए। तो आप स्पष्ट उत्तर देते हो कि सर व्यापार करने आया था। लेकिन जब आपसे आगे ये पूछा जाता है उसे व्यापार करने के लिए भारत या पृथ्वी के अन्य भूभागों को ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ी, या भारत की ही खोज उसने क्यों की, तो फिर आपसे उत्तर नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि वो भारत व्यापार करने क्यों आए। ठीक है। तो इसके लिए आपको विश्व इतिहास में जाना होगा, और आपने एक नाम सुना होगा, यूरोपियन पुनर्जागरण। सुना है? पक्की सुना होगा। नहीं सुना है तो फिर ऑप्शनल का छात्र होना बेकार है। पुनर्जागरण का मतलब होता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। वास्तव में आप सब लोग जानते हो कि ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में प्रारंभ हुआ था। क्या आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के पहले यूरोपियन देश क्या था, पूर्ण रूपेण अंधकार के युग में था, अर्थात सामंतवादी युग में था। किस युग में था? सामंतवाद। देखो, सामंतवाद के बारे में मैंने तुम्हें प्राचीन भारत में भी पढ़ाया है कि है तो ये एक राजनीतिक प्रवृत्ति, लेकिन एक ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति है जो सामाजिक धार्मिक आर्थिक रूप से अंधकारमय कर देता है। अर्थात राजनीतिक रूप से यहां पर निरंकुश शासन होता है, जनता का अधिकार समाप्त हो जाता है, केंद्रीय सत्ता समाप्त हो जाती है, क्षेत्रीय शक्तियां शक्तिशाली हो जाती है, धर्म रूढ़िवादी हो जाता है, समाज जड़वत हो जाता है, एक संतृप्त
या आत्मसंतृप्त अर्थव्यवस्था हो जाती है, कृषि अर्थव्यवस्था हो जाती है, मौद्रीकरण समाप्त होकर अमौद्रीकरण हो जाता है, परिणाम स्वरूप पूरा समाज जड़वत हो जाता है और इसी कारण इसको अंधकार का युग कहते हैं। आप सब जान रहे हो कि लगभग 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात यूरोप में भी क्या हुआ, सामंतवाद आया और उसी समय भारत में भी सामंतवाद आया। दोनों जगह एक साथ आए। तो 14वीं सदी में उसी सामंतवादी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए यूरोप में पुनर्जागरण की व्यवस्था आई। पुनर्जागरण मतलब होता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ताकि धर्म के आडंबर को समाप्त किया जा सके और उसके स्थान पर क्या किया जाए, एक समावेशी धर्म को अपनाया जाए, सामाजिक जड़ता को तोड़ा जाए, मानव के अधिकारों को स्थापित किया जाए। तो पुनर्जागरण एक बड़ी टॉपिक है जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ाएंगे जब तुम लोगों का फ्री हो जाएगा। तो देखो, पुनर्जागरण में 2 मूल तत्व है। एक तत्व क्या है, परलोक महत्वहीन है, परलोक महत्वहीन है, और दूसरा चीज क्या है, इहलोक महत्वपूर्ण है। देखो, जब सामंतवादी व्यवस्था होती है तो उस सामंतवादी व्यवस्था के संदर्भ में हमेशा ये स्थापित किया जाता है कि जो कुछ है, ताकि धार्मिक रूप से आडंबर और सामाजिक रूप से जड़वत समाज की स्थापना के लिए व्यक्ति को भाग्यवादी नियतिवादी बनाया जाता है। तो जब व्यक्ति को भाग्यवादी और नियतिवादी बनाया जाता है तो उसमें परलौकिक महत्ता को स्थापित किया जाता है। तो यहां भी परलौकिक महत्ता को क्या किया गया, स्थापित किया गया कि भाई ताकि व्यक्ति भाग्यवादी हो जाए, नियतिवादी हो जाए। और पुनर्जागरण के जो दार्शनिक हैं, साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इस पर प्रहार करना शुरू किया कि परलौकिक बातों में कोई बुद्धिवाद नहीं है, कोई तर्कवाद नहीं है। इट मीन्स कि भाई ये करने से स्वर्ग होता है, वो करने से नरक जाता है, ठीक है, इस सृष्टि का संचालन ईश्वर कर रहे हैं, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है। एक परंपराओं में बांध दिया जाता है, जैसे हम और आप लोग भी बंधे हुए हैं और महसूस कर सकते हैं कि इसमें कोई तर्कवाद नहीं है, कोई बुद्धिवाद नहीं है। आप स्वयं सोचें, जब हमने ही स्वर्ग नहीं देखा है, हमने ही नरक नहीं देखा है, तो हम कैसे किसको बताएं कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। ये खाने से, ये पीने से धर्म है, ये खाने और वो पीने से अधर्म है, ये बनाने वाला कौन है? और किसने देखा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ठीक है, यदि गंगा में एक डुबकी स्नान करने से धर्म हो जाता है, तो आप हमें ये बताएं कि फिर चापाकल में नहाने में अधर्म क्यों हो जाता है? स्नान स्नान है, कहीं भी करें आप। तो ये परंपराओं में बांधना हुआ। इसका खंडन किया किसने? पुनर्जागरण के वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, कि ये सब गलत बातें हैं। और सबसे जो बड़ी बात थी वो था
इहलोक महत्वपूर्ण है, अर्थात जो है वो यही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर बल डाला गया और मानव के अधिकारों पर बल डाला गया। तो इसी में से इहलोक महत्वपूर्ण है। दो चीज निकल के आया, विज्ञानवाद और भूगोलवाद। क्या निकल के आया? विज्ञानवाद और भूगोलवाद। अब देखो, विज्ञानवाद और भूगोलवाद कैसे निकला? तो स्वाभाविक है कि जो कट्टर रूढ़िवादी ईसाई पादरी थे, रूढ़िवादी वर्ग थे, उनने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है? तो इन वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कह दिया कि सृष्टि का संचालन प्रकृति अपने प्राकृतिक नियमों से करता है और प्रकृति के प्राकृतिक नियमों को समझना ही विज्ञानवाद है और उसे खोजना ही भूगोलवाद है। नियम प्रकृति की वास्तव में सूर्योदय हुआ तो अपना एक नियम है, हो रहा है। सूर्योदय पूर्व में होता है, नियम है कि भाई सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो सूर्योदय पूर्व में होगा और अस्त पश्चिम में होगा। 12 घंटे का दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है? 365 दिन का ही एक वर्ष क्यों होता है? लीप ईयर क्यों आता है? हवाएं चल रही है, हवा क्यों चल रही है? ड्यू टू प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर डिफरेंसेज क्यों हो रहा है? ड्यू टू टेम्परेचर हो रहा है। भाई वर्षा हो रही है, तूफान आ रही है, अंधर आ रही है, लू चल रही है, वर्तमान में जलवायु में परिवर्तन हो रही है, ये सब एक प्राकृतिक नियमों से बना है। इसमें ईश्वर कहीं नहीं है। तो उसका अध्ययन करना ही विज्ञान है और उसे खोजना ही भूगोलवाद है। तो पुनर्जागरण के विद्वानों का मानना था कि यदि क्या होगा, विज्ञानवाद और भूगोलवाद को बढ़ाया जाए तभी पुनर्जागरण सफल होगा, अर्थात परलौकिकता का महत्व घटते जाएगा और इहलोक का महत्व बढ़ते जाएगा। मनुष्य नियतिवाद और भाग्यवाद के चक्कर से निकलते जाएगा और मनुष्य जो है वो कर्मवाद की ओर प्रेरित होगा। अब देखो बेटा, ध्यान देना, अब इस विज्ञानवाद और भूगोलवाद को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। और वो भी कैसा पूंजी चाहिए? गतिशील पूंजी चाहिए। कैसा चाहिए? गतिशील पूंजी। इट मीन्स यहां पर तात्पर्य क्या है? यहां पर तात्पर्य है कि विज्ञान और भूगोल रिसर्च का विषय है, तो उसमें पहले पूंजी इन्वेस्ट करिए, तब जाके कई वर्षों तक तब जाके उसका परिणाम हमारे सामने आता है। तो यहां पर आपको गतिशील देखो, पूंजी, एक पूंजी क्या होता है कि भाई हम और आप जो कमाते हैं उसमें हमारी पहले बुनियादी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें। यदि मान लो इससे अतिरिक्त आपके पास पैसा है तब आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार आज आप देखो, पहले जहां इंग्लैंड रिसर्च में बहुत आगे था, अब अमेरिका है, तो इसलिए है, या हमारे ही देश के कई वैज्ञानिक अमेरिका चले गए। क्यों चले गए? आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें रिसर्च के अनुकूल
माहौल मिल रहा है। तो अनुकूल माहौल मतलब क्या होता है कि जो एक आवश्यक पूंजी चाहिए वो उन्हें वहां मिल रहा है। लेबोरेटरी है, नए नए टेक्नोलॉजी है। तो उसी प्रकार इन्हें इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? गतिशील पूंजी चाहिए, आवश्यकता से अधिक पूंजी चाहिए। और आवश्यकता से अधिक पूंजी अर्थात गतिशील पूंजी कृषि सेक्टर से नहीं निकल सकता है। किससे निकलेगा? व्यापार से। तो अब आप देख रहे हो कि इसी कारण ये यूरोपियन भारत में व्यापार करने आया था, ताकि गतिशील पूंजी का निर्माण हो सके, उससे विज्ञानवाद, भूगोलवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि यूरोप में एक तर्कवादी, बुद्धिवादी, विज्ञानवादी समाज की स्थापना किया जा सके और पुनर्जागरण के सही उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब इसका दो हिस्सा है। एक है कि आप सबको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आया? भारत आया। ये पुर्तगाली था, पता है तुमको। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया। उसके बाद भारत में कौन आया? डच के बाद कौन आया? अंग्रेज। और अंग्रेज के बाद कौन आया? फ्रांसीसी। कौन आया? फ्रांसीसी। तो लगभग सारे यूरोपियंस कंपनी भारत में आते रही। तो उसमें सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। तुम लोगों को पता ही होगा, वो मालाबार तट पर कलिकट के राजा जमेरिन के दरबार में आया। वहां पर यूरोपियन व्यापारियों का समूह रहता था। उनने हालांकि विरोध किया, लेकिन जमेरिन जो था वो वास्को डी गामा का समर्थन करता है। और वास्को डी गामा भारत से मसाला और यहाँ हस्तकला से उत्पादित कई वस्तु लेके यूरोप गया। और कहा जाता है कि भारतीय वस्तुओं को जब उसने अपने देश या यूरोप के अन्य बाजारों में बेचा तो खर्चा बर्चा काट के उसे लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ। तो परिणाम स्वरूप अन्य यूरोपीय देश भी भारत की ओर आना प्रारंभ करता है। फिर तुम्हें पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया? अन्य यूरोपियंस को भारत से बाहर कर दिया और लगभग पूरे भारत को उसने अपने कब्जे में लिया। और इस को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद। ठीक है बेटा, ये दो टर्म है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब इस दोनों टर्म को समझना पड़ेगा। हमने ये दो टर्म लिखे थे, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। इसे आप अच्छे से समझना।